हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर ज़बरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स को पढ़ने वाले बड़े इंटरेस्टिंग वे में, जहां पर फिजिक्स का रटना मना है, क्योंकि यहां पर हर फिजिक्स के हर सिंपल से सिंपल जीरो से लेकर हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस होता है। तो आज उसी क्लास में हर बार की तरह जानदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले, और मुझे लगता है कि जनरली साइंस के हर स्टूडेंट के मन में वो सवाल जरूर आता होगा कि हाउ कैन आई अप्लाई किर्चॉफ्स लॉ, किस तरीके से मैं किर्चॉफ के नियम से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको किर्चॉफ्स के लॉ के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उस लॉ में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, आज मैं फिर किर्चॉफ्स लॉ के बारे में बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि किर्चॉफ्स लॉ से सवाल किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अब बात यह है कि जब भी आप अलग अलग टेक्स्ट बुक यूज करते हो, अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो अलग अलग मेथड से पढ़ाएंगे, बट जो मैं बताने वाला हूं सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, गिनी चुनी 2-3 स्टेप है, याद रखनी, और फिर देखो किस तरीके से कितना भी बड़ा कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप 1 सेकंड में कर देंगे। चलो बात करते हैं, यहां पर देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं यहां पे स्टेप लिख देता हूं, गिनी चुनी जो हमारी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, अपना डायरेक्शन फिक्स करो। तो सबसे पहले फिक्स्ड आवर डायरेक्शन, सबसे पहले अपना डायरेक्शन फिक्स कर लो कि आपका डायरेक्शन कौन सा होगा, पहली स्टेप। और मैं हमेशा क्लॉकवाइज चलना पसंद करता हूं, तो यहां पर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूंगा। तो ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया, घड़ी की दिशा में ये बना दिया। ठीक है, सेकंड, यदि आई आपके अपोजिट है, यदि करंट आपके अपोजिट है, तो जो I इंटू आर आने वाला है वो आने वाला है नेगेटिव। ठीक है, आप चाहो तो पॉजिटिव ले लो, चाहो तो नेगेटिव ले लो, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे बेस्ट और सबसे छोटा है, सबसे शॉर्ट है और बहुत मजेदार है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए या लॉन्ग ट्रिक चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मेथड है जिसमें कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, यदि सेम डायरेक्शन है तो जो आपका आई आर है वो आपका ले लेना है पॉजिटिव। आई आर मतलब आई इंटू आर। ठीक है, और थर्ड की बात करते हैं बैटरीज के लिए। तो आप ध्यान रखना, जहां आप कूद कर जाते हो, मतलब नेक्स्ट स्टेप जहां आप कूद कर जाते हो वो वाला आपको साइन लेना है। तो मैं लिख देता हूं आफ्टर जंप। आफ्टर जंप, यदि आप जंप करते हो पॉजिटिव से नेगेटिव पर, तो आपके पास ईएमएफ माइनस आई लेना है, ई लेना है आपको। और यदि आप जंप करते हो नेगेटिव से पॉजिटिव पर, ठीक है, तो आपके प्लस ई लेना है। बस यही हमारी स्टेप्स है, बस ज़्यादा और कुछ नहीं करना। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा आपको किस तरीके से लेना है। चलो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले जंक्शन ढूंढ लेना है, क्योंकि जितने कम अननोन्स होंगे, जितने कम संख्याओं के आपको मान निकालने पड़ेंगे, उतनी ही आपको कम इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर अननोन्स है I1, I2 एंड I3, मतलब मुझे I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 3 समीकरण 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक जंक्शन है A, जिसमें I2 अंदर आ रहा है, I1 अंदर आ रहा है और I3 बाहर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 8 पॉइंट A, बिंदु A पर। और जब बिंदु A की बात की जाएगी तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। ये लीजिए, जंक्शन बन गया, आसान रहेगा। I1 I2 जहाँ I3 है वहाँ I1 प्लस I2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अब इक्वेशन की। और सबसे पहले मैं लूप लूंगा A B C D A, कोई भी लूप ले सकते हैं, बस रेजिस्टेंस या जो भी आपकी बैटरीज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट नहीं होने का मतलब है एक लूप एक बार ही आएगा, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसमें से एक कम या एक ज़्यादा रेजिस्टेंस या बैटरी करते हुए दोबारा उसे यूज कर सकते हैं,
बट सेम टू सेम दोबारा यूज नहीं होगा। तो पहला लूप देखो ये रहा, एक बंद परिपथ है ए बी सी डी और वापस ए पर आ गया, एक लूप ये हो गया है, एक ए डी ई एफ ए ये भी एक लूप है, और यहाँ से देखो मैं वापस चलूँ ए बी सी डी ई एफ मिलाता हुआ लूँ तो ये भी एक लूप है। ठीक है, सबसे पहले इस क्लोज लूप को लेता हूँ, बंद परिपथ ये ले लेता हूँ मैं ए बी सी डी ए, तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए बी सी डी ए। यहाँ से हम बात करते हैं, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, मैं ए से साथ जा रहा हूँ बी के साइड, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो फिलहाल रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरा डायरेक्शन तो है ऐसे, और करंट देखो आ रहा है ऐसे, मतलब मेरा डायरेक्शन तो है ऐसे, और करंट देखो I1 इधर से आ रहा है तो मैं इधर भी लगा देता हूँ, तो I1 इधर से आ रहा है मतलब मेरे अपोजिट आ रहा है। तो जब मैं यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से I1 करंट आया तो मल्टीप्लाई किया तो वो I1 R1, लेकिन मेरे अपोजिट होने की वजह से हम उसकी वैल्यू लिखेंगे I1 R1 माइनस का। ठीक है, आगे आ जाओ C से D पर, आगे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चलो कोई बात नहीं। D से अब आ जाओ ए पर, और जब D से ए पर आता हूं मैं तो यहाँ पर करंट देखो मेरा डायरेक्शन है D से ए की साइड, और ये जो I2 है ये भी आ रहा है D से ए की साइड, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो जब ये I2 इस R2 में से निकल कर आएगा तो यहाँ पर बनेगा I2 R2, लेकिन ये वैल्यू होगी पॉजिटिव की क्योंकि डायरेक्शन है सेम। ठीक है, ये जंक्शन है, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास I1 प्लस I2 मिलाकर बनने वाला है I3। मैं रफ कर दूंगा लेकिन ये स्टेप आप भूल जाओगे फिर। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन की नेगेटिव, सेम डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गए, मैं वापस ए पर आ गया हूं। अब इक्वल टू, एक साइड रेजिस्टेंस एक साइड बैटरीज, ध्यान रखना एक साइड रेजिस्टेंस एक साइड बैटरीज। तो यहाँ ए से गया बी पर तो कोई बैटरी नहीं है, बी से गया सी पर, तो देखो क्या है आफ्टर जंप, यदि मैं कूद कर जाता हूँ नेगेटिव पे तो माइनस ही लेना, और कूद कर जाता हूँ पॉजिटिव पर तो प्लस ही लेना है। तो यहाँ पर देखो मैं बी से जा रहा हूँ कूद कर सी की साइड, और मैं प्लस से कूद कर चला गया माइनस पर, तो ये इवन जो है वो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आया, इधर आया सी से डी पर आया, कोई बैटरी नहीं है। डी से जब ए पर आया तो मैं कूद कर आया इधर, सी से डी से ए की ओर आया, तब ए बी सी डी, और जब ए की ओर आया तो फिर एक बैटरी आई रास्ते में, और नेगेटिव से मैं कूद कर आया पॉजिटिव, और कूद कर पॉजिटिव आया तो वैल्यू हो गई E2। बस यही आपकी इक्वेशन बन गई है। बस ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया आपको किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। एक और बताते हैं, ये लूप है, इसको लेकर चलता हूं मैं साथ में। देखो लूप ए डी ई एफ ए, तो ए डी ई एफ ए से डी से ई से एफ, और एफ से वापस ए पर आना है। ये क्लोज लूप है, बंद परिपथ ही हमेशा लेना है, ध्यान रखना क्लोज लूप ही हमेशा लेना है। मैं जाऊंगा ए से होता हुआ डी की ओर, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, घड़ी के साइड वाला जो डायरेक्शन है जैसे घड़ी चलती है वो डायरेक्शन मुझे लेना है। ठीक है, मैं ए से गया डी पर, ये करंट जो है I2 इधर से आ रहा है, देखो मैं जा रहा हूं ए से डी पर और करंट I2 आ रहा है इधर, तो मैं ये चल रहा है मेरे अपोजिट, और यदि मेरे अपोजिट है तो I2 जब R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं लिखूंगा माइनस I2 R2। ठीक है, उसके बाद में आता हूँ डी से ई पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर ई से आया मैं एफ पर, I3 करंट ऐसे गया और यहाँ से निकल गया आगे, मैं आया डी से ई होता हुआ एफ की ओर, तो ये तो मेरे अपोजिट चल रहा है मेरे भाई, और मेरे अपोजिट है तो मैं इसको फिर नेगेटिव लूंगा, और नेगेटिव आएगा अब I3 R3, I को R से गुणा कर दिया, यहाँ पर पोटेंशियल आ गया, विभव आ गया है। ठीक है, सेकेंड लो यही है, विभव ही लेना है हमें, पोटेंशियल ही लेना है, लेकिन एक पोटेंशियल बैटरी का होता है और एक I इंटू आर होता है, तो उसको उस हिसाब से एडजस्ट रखना है। तो I इंटू आर का प्रोडक्ट एक साइड रहेगा और बैटरीज एक साइड रहेगी। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ एफ से ए पर, यहाँ कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है तो फिर इक्वल टू का साइन। अब बैटरीज की बात करते हैं, ए से गया डी पर, एक बैटरी आई यहाँ पर, जब ए से डी पर गया तो मैं कूद कर गया माइनस पर, और जब मैं माइनस पे गया तो बैटरी जो E2 है वो मैं ले लूंगा माइनस की। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, आगे आ गया डी से ई आ गया, ई से एफ आ गया और एफ से ए आ गया, रास्ते में कहीं कोई बैटरी नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम। I2 R2 माइनस I3 की जगह मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2, तो यहाँ लिख देता हूँ I1 प्लस I2, यहाँ लिख दूंगा मैं R3 और यहाँ लिख दूंगा माइनस का E2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा माइनस का I2
R2, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो I1 से मल्टीप्लाई होगा और ये R3 भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का I1 R3। जब ये R3 इस I2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का चिन्ह भी मल्टीप्लाई होगा और बनेगा माइनस का I2 R3 इक्वल्स टू माइनस का E2। ठीक है, इन दोनों में देखो I2 आपका कॉमन आएगा तो पहले I1 की वैल्यू लिख लीजिए, I1 R3 माइनस, इन दोनों में आप I2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा R2 प्लस R3 इक्वल्स टू माइनस का E2, और ये आपकी इक्वेशंस बन गई है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं I1 और I2, I1 और I2। आप चाहे डिस्प्लेसमेंट मेथड ले लीजिए, कोई भी मेथड ले लीजिए, आपकी इच्छा है जो भी आपको करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लीजिए, एलिमिनेशन मेथड ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले लीजिए, आपकी इच्छा हो जो मेथड लीजिए, बस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी आपको इक्वेशन बनाना और सारी कहानी इस इक्वेशन पर ही टिकी हुई है। आई मेरी बात समझ में? तो मैंने आपको इक्वेशन बनाना बता दिया है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे बनती है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं और सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम चेक करते हैं कि जंक्शन है या नहीं है, संधि कहीं पर बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पर देखो I1, यहाँ पर मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E और F। तो बिंदु C की बात करें, बिंदु C पर पॉइंट C की बात करें तो पॉइंट C यहाँ पर है और I1 अंदर आ रहा है, I2 अंदर आ रहा है और बाहर कौन जा रहा है? I3 जा रहा है। इसका मतलब ये जो I3 है ये मिलकर बना है I1 प्लस I2 से। ये हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से निकालेंगे और ये ज़रूरी है, कोशिश करो कि आपको जंक्शन मिले ही मिले, संधि मिले ही मिले। ठीक है, चलो मिल गया, हो गया हमारे को आसान। अब I1 और I2 की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ पर पहले इस लूप की बात करता हूँ और ये मेरा डायरेक्शन ले लेता हूँ मैं इस साइड में, मतलब मैं चलूँगा A से स्टार्ट कर लेता हूँ तो A B C F, A पर आऊँगा वापस, तो A B C F A इस पर आऊँगा मैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A से B पर जाता हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आता हूँ B से C पर, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और जब मैं आता हूँ C से F पर तो एक रेजिस्टेंस आता है यहाँ पर, ये 6 ओम। और इस 6 ओम में मैं तो आऊँगा, मेरा डायरेक्शन है उस हिसाब से C से F की ओर, लेकिन करंट जाएगा F से C की ओर, मतलब मेरे से अपोजिट करंट जा रहा है। तो मैं वैल्यू लूँगा माइनस की 6 और I1 करंट इसमें से पास हो रहा है तो 6I1 हो गया I2R। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, फिर F से जाऊँगा A की ओर और ये जो करंट है उसको देखना है कि हमारा जो करंट है कैसा गया है। तो इस ब्रांच में, इस शाखा में I2 करंट है तो ये I2 करंट ऐसे होता हुआ ही गया है यहाँ पर। तो जब मैं C से F और F से वापस A आऊँगा तो मेरा डायरेक्शन जो है वो भी F से A है और करंट भी F से A है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा प्लस का 4I2, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले को हमें पॉजिटिव लेना है और अपोजिट डायरेक्शन वाले को हमें नेगेटिव लेना है। आपके नियम, आपके रूल्स आप पहले फिक्स कर लेना, नहीं तो मेरे भाई कभी भी आंसर नहीं आएगा। आगे मेरी बात समझ में? पहले फिक्स कर लेना किसको क्या मानना है, कब पॉजिटिव मानना है, कब नेगेटिव मानना है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ये फिजिक्स का पहला लॉ है जो आपको अपनी मर्जी की तरह कुछ भी मानने का अधिकार देता है, ये समझ लीजिए। और उसके बाद में देखो कैसे आंसर आने वाला है। आगे मेरी बात समझ में? चलो अब बात करते हैं बैटरीज की, और बैटरीज की बात करें तो मैं चलूँ A से B की ओर तो मैं कूद कर जाऊंगा माइनस पर, प्लस से माइनस, तो ये 14 वोल्ट हो जाएगा माइनस का। बैटरीज को एक साइड रखना है तो मैंने इक्वल टू में लगा दिया है। इधर नीचे आ जाओ, C से आ जाओ F की ओर और अब हम कूद के आएंगे प्लस से माइनस की ओर। जब प्लस से माइनस की ओर आओगे तो माइनस का 10, क्योंकि हम अभी भी कूद कर कहाँ जा रहे हैं? माइनस पे। और इक्वेशन बच जाएगी 6I1 4I2 इक्वल्स टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, इक्वेशन 2 चाहिए, कोई भी लूप ले सकते हो, पूरा वाला ले लीजिए, A B D F A ये ले लीजिए या ये छोटा वाला ले लीजिए। ठीक है, जितना छोटा लोगे उतना आपको फायदा है, कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, कम टफ पड़ेगा और आसानी से आंसर भी आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं छोटा वाला ले लेता हूँ, ये मैंने अपना डायरेक्शन ले लिया है। ठीक है, हम चलेंगे F C D E F पर, तो F C D E F पर हमें जाना है। तो पहले जाएंगे अब F से C की ओर,
यहाँ से इधर जाऊंगा तो I1 करंट भी जा रहा है, मेरा भी डायरेक्शन ये है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वैल्यू हो जाएगी 6I1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो 6 इंटू I1, I इंटू R, तो R 6 है तो 6 इंटू I1 मिलाकर हो जाएंगे 6I1, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव वैल्यू। अब हम चलेंगे C से D की ओर और D से फिर आएंगे E की ओर, और जब D से E की ओर आएंगे तो ये I3 करंट इधर से आता हुआ इधर आ जाएगा, और जब I3 करंट इधर से आता हुआ इधर आ जाएगा, सेम वैल्यू रहेगी तो हो जाएगा 2I3। ठीक है, C से D से फिर इधर आते हो जाएंगे 2I3। और अब जाऊंगा E से F, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं है तो रहने दीजिए। बात करते हैं बैटरी की, तो F से C पर गया तो एक बैटरी पड़ी, और अब मेरा डायरेक्शन है F से C की ओर जाता हुआ, मतलब मैं पॉजिटिव पे छलांग लगाने वाला हूँ, तो वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी, तो 10 वोल्ट हो जाएगा आपका पॉजिटिव। फिर इधर आ जाओ, कोई बैटरी नहीं है, इधर भी बैटरी नहीं है, इधर भी बैटरी नहीं है, इधर भी बैटरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नई बैटरी है तो हो गया कलेश खत्म। अब बात करते हैं आगे, 6I1 2I3 की जगह मैं लिख देता हूँ I1 प्लस I2, क्योंकि I3 इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, और यहाँ पर आ गया है 10। 6I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, इसको सॉल्व किया तो इधर आया 10। 6I1 और 2I1 मिलके हो गया 10I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, -6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू माइनस का 24, और ये हो गया 8I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10। ये लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप आसानी से आप अब सॉल्व कर सकते हैं और I1 I2 की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, इसी को और डीपली मैं समझा दूंगा और आपको एक नई क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। बट जहां तक मुझे लगता है ये नियम आपने फॉलो किया, यदि मेरी क्लास ढंग से अटेंड की हुई है आज आपने, तो समझ लीजिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और किरचॉफ्स लॉ आप अंगुलियों पे सॉल्व करेंगे, कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के टफ क्वेश्चंस हम किरचॉफ्स लॉ से आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक डब्बा दिया हुआ है मुझे, घनाभाकार समझ लीजिए, यानी क्यूबॉइड है, ये लीजिए। और मैंने इसको इससे जोड़ दिया है। हो गया। अब देख लीजिए, एक काम करते हैं, इसकी नेमिंग भी दे देते हैं, A B C D E F G H, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, मतलब सभी ब्रांचेस में एक एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, जितनी भी इसके ब्रांचेस है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हमें इसमें रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, सभी 1 ओम है, और बैटरी लगी हुई है यहां पर। ठीक है, बैटरी है 16 वोल्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यदि इतनी आपको समझ में आ गई है तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और मैं आपको पूछूं आर इक्विवेलेंट, यहाँ से पूछ सकते हैं, वैल्यू निकल कर आ सकती है। आपको वैल्यू चाहिए आर इक्विवेलेंट की, और एक वैल्यू चाहिए टोटल करंट की। अब सबसे बड़ी बात है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल का पता होना चाहिए। और यहाँ पर यही डाउट है कि जैसे ही मैं यहाँ से प्लस से बैटरी लेकर यहाँ आता हूँ,
3 रास्ते निकलते हैं, फिर यहाँ से फिर 2 रास्ते निकल जाते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होने वाला है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। बट मैंने आपको एक तरीका बताया था 363, ठीक है, जो मैंने कैपेसिटर में पढ़ाया था आपको। तो यदि आपको वो तरीका आता है तो समझ लीजिए आप फटाफट कर लेंगे, और यदि वो तरीका नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? ये थोड़ा ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो ये तरीका यदि आपको जानना है तो आपको पहले कैपेसिटेंस की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ बड़े अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है किस तरीके से ऐसे सॉल्व किया जाता है, बट वहाँ किरचॉफ्स लॉ नहीं था, यहाँ किरचॉफ्स लॉ है, तो हम आसान वाला क्यों ना अपनाएं? तो वो तरीका नहीं अपनाएंगे, इससे भी आसान अपनाएंगे। देखो सपोज करो इसमें 3 ब्रांचेस है, यहाँ पर 3 करंट आ रहा है यहाँ पर, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से लेता हूँ, मैं अंदर करंट मान लेता हूँ 3i, कि 3i घुसा हुआ है। क्यों? क्योंकि सॉरी यहाँ पर भी लगाना भूल गया मैं, 1 एम्पियर है, और यदि अंदर एंट्री मारते तीनों में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो करंट के 3 टुकड़े हो जाएंगे, I ये भी चला जाएगा I, और एक चला जाएगा I इधर। ये I इधर आया है, आने के बाद इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, I/2 I/2, 2 पार्ट हो गए। ये I आया इधर, ये जब I इधर आया तो एक टुकड़ा तो आ गया इसका I/2 इधर और I/2 इधर, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। ये I इधर गया, यहाँ जाते इसके पास भी बन गया I/2, इसके पास भी आ गया I/2, मतलब ये I इधर गया, आधा I इधर चला गया और आधा I इधर आ गया है। अब ध्यान से देखो, आगे तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं, जिसकी ज़रूरत है उसकी बात करते हैं। इधर से मेरे पास I/2 आ रहा है इधर, और इधर से I/2 भी मेरे पास आ रहा है इधर, तो इसमें आएगा I, ठीक है। इधर देखो, इधर से जरूरत है नहीं बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो क्लोज लूप की बात करते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं लूप लेता हूँ GHAB और वापस यहाँ से आता हुआ, मतलब मेरा डायरेक्शन ये रहेगा, ये मेरा डायरेक्शन रहेगा, क्लॉकवाइज है ना, ऐसे घूम रहा हूँ मैं। तो यहाँ से चलते हैं G से I करंट पास हुआ, बट अपोजिट है, तो एक काम करो G से मत चलो, या तो इधर से चलोगे तो अपोजिट हो जाएगा, तो G से आ जाओ मेरे भाई, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। G से नीचे आओगे, I हमारे अपोजिट जा रहा है, तो माइनस का I और 1 ओम से मल्टीप्लाई होगा तो I इंटू 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, बाहर कॉर्नर G से यहाँ पर आ गया हूँ मैं, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जा रहा हूँ तो वैल्यू है I/2, ये भी माइनस की रहेगी, तो मैं आ जाऊँगा I/2, और कितने ओम से निकल रहा है? ये भी 1 ओम से निकल रहा है, तो 1 ओम यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ आऊँगा नीचे, जैसे ही नीचे आऊँगा I करंट यहाँ से पास हो रहा है, और मेरा डायरेक्शन अभी इधर साइड है, क्योंकि मैं G, H, A और B पर जा रहा हूँ। करंट इस साइड आ रहा है, तो करंट अपोजिट है, तो -I, और कितने ओम से पास हो रहा है? 1 ओम से, तो 1 ओम, ठीक है। यहाँ से होता हुआ मैं इधर आऊँगा, तो बैटरी मैंने अपोजिट लगा दी है। वैसे यहाँ पर थोड़ा बैटरी के साइन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इस बैटरी को एक काम करता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। सवाल थोड़ा सा याद नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं। तो मैं कूद कर आ रहा हूँ यहाँ पर माइनस पर, तो अब की बार मेरे पास बैटरी हो गई है माइनस का 16 वोल्ट। यहाँ पर देखो, माइनस का I/2 और माइनस का I मिलके बनाएंगे 16 वोल्ट। 1I और हाफ I, तो 1 और 1 2 हो गए, 2 में हाफ ऐड करेंगे तो 5/2 होता है, तो 5/2I हो जाएगा। माइनस कौन यहाँ हो जाएगा? माइनस का 16, माइनस से माइनस चला गया है, 5/2 आ गया है, यहाँ पर I आ गया और 16 आ गया है, तो I इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। आगे मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर आप कर सकते हैं 32/5। ये जो भी करंट है ये I आया है, लेकिन हमारा असली करंट कितना है? 3 एम्पियर है, तो हमारा टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट, कुल विद्युत धारा, गलतियां यही करते हैं, वैल्यू I की आई है, तुमने कितना करंट एंट्री में माना था? 3I, तो हमें 3I की वैल्यू लेनी है, तो 3 इंटू 32 डिवाइड बाई 5, इतना करंट आएगा भाई। मुझे पता नहीं कितना है, बट इतना आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध, और हमें ये नहीं पता है अभी तक कि ये सीरीज में जाएंगे या पैरेलल में जाएंगे, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बढ़िया है मैं टोटल I की बात करूं, तो टोटल करंट होता है टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट, और टोटल वोल्टेज है 16 वोल्ट। ये रहा टोटल करंट कितना है, ये आया हमारे पास टोटल करंट 3 इंटू 32 इंटू 5,
ठीक है, ये डिवाइड का जो 5 है वो ऊपर चला गया है। यहाँ पर देखो 16 दूना 32 होते हैं, तो आपके पास बचेगा 5/6 ओम। ये हमारे पास अब आ गया है आपका आर इक्विवेलेंट। देखो बिना सीरीज बिना पैरेलल के बारे में पता किए हुए हमने डायरेक्ट निकाला है, वो भी किरचॉफ्स लॉ से। इसलिए कह रहा हूं बड़ा आसान सा है, बट आपको इसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, यदि आज आपका डाउट क्लियर हो गया है और आज के बाद में कभी मन में नहीं आने वाला आपके कि हाउ कैन अप्लाई ए किरचॉफ्स लॉ, तो समझ लीजिए कि आप किरचॉफ्स लॉ में पारंगत हो गए। बस इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ब्रह्मास्त्र है फिजिक्स का, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, अभी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो प्रैक्टिस करते रहना है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मजा है, एंजॉय किया है, तो आपको क्या करना है पता है ना, बेल आइकन पर ठोकना है और साथ ही साथ में शेयर करना है। आ गई मेरी बात समझ में? तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड लेकर, क्योंकि 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं आता है। बट आज के बाद 100% गारंटी लेकर कहूंगा मैं कि आपको कभी मैग्नेटिक फील्ड में कभी कोई डर लगेगा ही नहीं, मजा आएगा। और उस मजे के लिए जरूरी है आप सारी क्लासेस अटेंड करिए, बेसिक से सीखिए, तभी हाई लेवल क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। फिर आप चाहे एस.एल. अरोड़ा, प्रदीप फाउंडेशन की बुक लीजिए, एस.सी. वर्मा लीजिए, कोई भी बुक्स, किसी भी टेक्स्ट बुक्स और किसी भी क्लास या किसी भी एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं फटाफट कर पाएंगे। बट उसके लिए जरूरी है अपने बेसिक मजबूत कर लीजिए। आगे मेरी बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।